क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें हमारी ओवरऑल जो पेपर में टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है उसका फेलियर है कि हम सफिशिएंट टाइम दे ही नहीं पाए उन क्वेश्चंस को। तो कंसंट्रेशन लैब्स के कारण ही अपने ये मिस्टेक्स हो रही है कि हमें हमारी मिस्टेक्स पता चल जाए। वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स अगर नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे तो कोई नई मिस्टेक भले ही हो जाएगी, बट अगर हम सारी मिस्टेक्स को एक जगह कंपाइल कर लेंगे तो धीरे धीरे वो मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगे। तब जाके जो है उनका स्कोर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जंप करता है। हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरी स्टूडेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE। चाहे आप अभी IIT JEE की प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं, वेदर इन क्लास 11th 12th और ड्रॉपर ईयर, और वेदर यू आर वन ऑफ द स्टूडेंट्स जो कि JEE एडवांस्ड के लिए अभी तैयारी कर रहा है एंड मई के मंथ में JEE एडवांस्ड का एग्जाम देने वाला है। Whatever your stage of preparation is, this video is very important because in this I am going to talk about कि मॉक टेस्ट जो अपन प्रैक्टिस करते हैं उनका कंप्लीट बेनिफिट कैसे उठाया जाए, उनसे कैसे बेनिफिट होकर अपनी प्रिपरेशन को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए। देखो, IIT JEE की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट होता है मॉक टेस्ट। आप थ्योरी पढ़ते हैं क्लास में, क्लास नोट्स बनाते हैं, थ्योरी समझने के बाद उसको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, और इन सभी चीज़ों का जो कल्मिनेशन है वो निकल के आता है टेस्ट पेपर में। लेकिन IIT JEE एडवांस्ड और JEE मेन के जो फाइनल एक्चुअल टेस्ट पेपर्स होते हैं ऑफिशियल, उससे पहले आप बहुत सारे मॉक टेस्ट देते हो, और उन मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ टेस्ट पेपर देकर अपने नंबर या रैंक चेक करना या हम कहाँ स्टैंड करते हैं सिर्फ इतना नहीं होता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इन टेस्ट पेपर्स का पर्पस इससे ज़्यादा है। टेस्ट पेपर प्रैक्टिस पेपर्स हैं कि हमें एक्चुअल एग्जाम की फील आ जाए, दैट इज़ करेक्ट। उन टेस्ट पेपर से हमें ये पता चल जाता है कि हम करेंटली कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, जो नंबर आते हैं हमारी, जो रैंक आती है, रिलेटिवली हम बाकी बच्चों के कंपैरिजन में, कंपटीशन में कहाँ स्टैंड करते हैं, वो हमें पता चल जाता है, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट। बट दिस इज़ ओनली 50% ऑफ द टास्क डन। एक्चुअली ये जो मॉक टेस्ट पेपर्स होते हैं, बेसिकली अगर इसको एक बीमारी के साथ, एनालॉजी के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ, बीमारी या समथिंग, सपोज हमारी हेल्थ के साथ कोई इशू है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टेस्ट पेपर्स आर नॉट द फाइनल डायग्नोसिस। ये नहीं है कि ये टेस्ट पेपर्स में जो नंबर्स आए दिस इज़ व्हाट यू डिजर्व और ये नंबर्स ही मेरी कैलिबर को रिफ्लेक्ट करते हैं। दीज टेस्ट पेपर्स यू कैन अंडरस्टैंड देम एज एक्सरेज, कि ये तो एक्चुअली आपको आइडेंटिफाई करने का एक जरिया है कि कहाँ प्रॉब्लम है मेरी प्रिपरेशन में, व्हाट इज़ द एरिया इन विच आई नीड टू फोकस, कहाँ गड़बड़ है उसको आइडेंटिफाई करने का जरिया है। सो दिस इज़ नॉट द फाइनल डायग्नोसिस, दिस एक्ट्स लाइक एन एक्सरे, कि इसकी हेल्प से हम प्रॉब्लम वाले एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें और उन पे वर्क करें, जिससे कि अपन आगे जाके इम्प्रूवमेंट कर सकें फर्दर टेस्ट में। और ये वाला पार्ट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो मिस कर देते हैं। नाउ टू डू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपनी प्रिपरेशन में जो आप थियरी पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, मॉक टेस्ट पेपर्स दे रहे हैं, उसमें अपनी प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट पेपर्स की एनालिसिस को भी अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाना होगा। दिस इज़ द फाइनल स्टेप आफ्टर टेस्ट पेपर्स। तब जाके उन टेस्ट पेपर्स जो आप दे रहे हैं, प्रैक्टिस पेपर्स, उनका कंप्लीट बेनिफिट आपको मिलेगा और आपकी जो प्रिपरेशन है, आपके जो मार्क्स हैं, वो नेक्स्ट लेवल पे जंप कर पाएंगे, नेक्स्ट लेवल ऑफ इम्प्रूवमेंट उनमें आ पाएगा। तो टेस्ट पेपर की एनालिसिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिसको स्किप नहीं करना है और अपनी रेगुलर प्रिपरेशन का हिस्सा बनाना है। आफ्टर एवरी टेस्ट पेपर आपको क्या करना है, आपको अपना जो टेस्ट पेपर लेकर बैठना है और उसमें जितने भी क्वेश्चंस गलत हुए या छोड़े, जो भी आपसे नहीं हुए, जिनमें आपको मार्क्स नहीं मिले, उन क्वेश्चंस की 3 कैटेगरीज बनानी है। उनको 3 कैटेगरीज में सेग्रीगेट करना है। फर्स्ट, केयरलेस मिस्टेक्स, कैटेगरी 1। सेकेंड, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स, कैटेगरी 3, अनअटेम्प्टेड, जो हमें छोड़ने पड़ गए। अब छोड़ने का रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, बट 3 कैटेगरीज में अपने को उन सभी क्वेश्चंस को सेपरेट करना है। अब इन 3 टाइप्स की मिस्टेक्स के लिए मैं थोड़ा सा ब्रीफली आपको डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ। केयरलेस मिस्टेक्स, लाइक क्वेश्चन में कोई वैल्यू गलत अपन ने इनपुट कर दी, इनकरेक्ट पूछा था, हम करेक्ट ऑप्शन टिक करके आ गए, इस तरह की केयरलेस मिस्टेक्स। मान लो सब कुछ सही किया था लेकिन कैलकुलेशन मिस्टेक में कहीं पर प्लस या माइनस या कोई नंबर जो है वो मिस कर दिया, इसलिए फाइनल आंसर अलग आ गया। ये होती हैं केयरलेस मिस्टेक्स। इनको आइडेंटिफाई करना है कि जितने क्वेश्चंस गलत हुए उसमें से कितने केयरलेस मिस्टेक्स के कारण हुए। सेकंड इज कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि क्वेश्चन को एक्चुअली हमने गलत इंटरप्रेट किया। हम जब पेपर देकर निकले और उसके बाद फाइनली सॉल्यूशंस चेक किए तो देखा कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड वाज कंप्लीटली डिफरेंट मेथड जो हमने अप्लाई किया उससे। दैट मीन्स कॉन्सेप्चुअली हमें ये क्लिक ही नहीं हुआ कि इस क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट नहीं, दूसरा कॉन्सेप्ट लगाना था। या फिर सपोज आपका वाला कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का रीज़न कि भाई जो आप सोच रहे थे कि ये वाला फॉर्मूला या ये वाला लॉ लगेगा, लेकिन उस लॉ को लगाने के लिए जो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए तो वो कंडीशन वहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। दैट मीन्स आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक करी है। एंड थर्ड, अनअटेम्प्टेड।
अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस दो वजह से हो सकते हैं। सपोज कोई ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आया था जो कि आपका प्रिपेयर्ड नहीं है एंड यू न्यू कि मेरे को ये नहीं करना है क्योंकि ये टॉपिक मैंने छोड़ रखा है एंड आई डोंट नीड टू वेस्ट टाइम इन दिस क्वेश्चन। तब तो ठीक है, इस क्वेश्चन में देयर इज नो फर्दर एनालिसिस नीडेड क्योंकि यू ऑलरेडी नो वो चैप्टर नहीं आता था तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने क्वेश्चन छोड़ दिया। बट देयर आर सम क्वेश्चंस जो कि ऐसे टॉपिक से आए थे जो कि हमें आता है, हमने प्रिपेयर किया है और हम अगर थोड़ा सा टाइम देना चाह रहे थे उस क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम देते, थोड़ा सोचते तो शायद वो क्वेश्चन हो जाता। लेकिन टाइम की कमी के कारण हमने उसको ज़्यादा टाइम देने के लिए बचा नहीं और 1 या 2 मिनट उसके ऊपर सोचा, उसमें वो हुआ नहीं तो हमें उसे छोड़ना पड़ा। टाइम देते तो शायद हो जाता। ये क्या, ये मजबूरी में हमें उस क्वेश्चन को छोड़ना पड़ा। दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस नीड टू बी आइडेंटिफाइड क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें हमारी ओवरऑल जो पेपर में टाइम मैनेजमेंट की स्ट्रैटेजी है उसका फेलियर है कि हम सफिशिएंट टाइम दे ही नहीं पाए उन क्वेश्चंस को। तो ये 3 तरह के क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने का तरीका हो गया। नाउ अब इन पे वर्क कैसे करना है, नेक्स्ट स्टेप आता है कि टेस्ट पेपर के एनालिसिस में ये पहला स्टेप हो गया। अब आप डिपेंडिंग ऑन कि कौन से टाइप की मिस्टेक्स हुई है उसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टेप्स आर नीडेड, रिड्यूस देम इन फ्यूचर टेस्ट पेपर्स, कि फ्यूचर टेस्ट पेपर्स में उस तरह की गलतियां कम हो, भले ही कंप्लीटली एलिमिनेट ना हो पाए लेकिन कम हो। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं केयरलेस मिस्टेक्स की। केयरलेस मिस्टेक्स का सिंपल सा रीज़न है कि हमारा कॉन्सेंट्रेशन लेवल लूज हो रहा है ना। बेसिकली वो 3 घंटे या फिर जेईई एडवांस का पेपर है तो दिन में 6 घंटे अपने को कंटिन्यूसली क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं एंड वी आर नॉट एबल टू डू दैट विथ 100% कॉन्सेंट्रेशन। तो कॉन्सेंट्रेशन लैप्स के कारण ही अपने ये मिस्टेक्स हो रही है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए अपने को वो एग्जाम वाली जो सिचुएशन है दैट इज़ कंटिन्यूस 3 आवर्स ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग विदाउट एनी ब्रेक्स, विदाउट एनी स्नैक ब्रेक, सिर्फ पानी की बोतल बगल में रख के पढ़ने की हैबिट बनानी है। इनफैक्ट जेईई एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अपन तो आपको दिन में 9 to 12 एंड 2:30 to 5:30 ये जो 2 स्लॉट्स हैं इसमें कंटिन्यूसली 3 घंटे पढ़ने की आदत होनी चाहिए और सिर्फ पढ़ाई नहीं, कंटिन्यूसली न्यूमेरिकल सॉल्व करने की हैबिट होनी चाहिए। उसमें थ्योरी पढ़ने वाला काम बाकी समय करो आप। तो वो अपने माइंड को अपने को हैबिचुएट करना पड़ेगा कि इन टाइम स्लॉट्स में वो फुल एफिशिएंसी पे काम करे विदाउट एनी लेजीनेस। तो ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, थोड़ा जोर आएगा लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस में आ जाएगा तो अपनी ये केयरलेस मिस्टेक्स कम होना स्टार्ट हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि घर पे जब ये लगातार क्वेश्चंस कर रहे हो तो ये नहीं कि बेड पे बैठ के सॉल्व कर रहे हैं, लेट के सॉल्व कर रहे हैं। एग्जाम वाली सिचुएशन को सिमुलेट करना है। डेस्क पे बैठो विदाउट एनी ब्रेक्स, कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, सिर्फ पानी की बोतल होनी चाहिए, कोई मंचिंग ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई स्नैक ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई बीच में घूमने फिरने के लिए कि नींद आ रही है चलो चाय पी के आते हैं, ये सब नहीं होना चाहिए। सेकेंड टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स, कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स के लिए तो सिंपल सी बात है, यू नीड टू रिवाइज योर थियोरी फर्स्ट। कि अगर आप कॉन्सेप्ट ही गलत लगा रहे हो, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो नहीं लगाना चाहिए था वो लगा कर आ रहे हो, या फिर क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग में आपने गलती करी है कि इस क्वेश्चन में ये बात जो बोली थी उसको इंटरप्रेट ही गलत किया है, तो आइडेंटिफाई दैट कॉन्सेप्ट और उसको रिवाइज करो। देखो अगर कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, कोई बिल्कुल ही नई चीज़ आई जो कि आपने कभी नहीं सोची थी, तो उसको फिर अपनी एक नोटबुक में नोट करके रखो कि नेक्स्ट टाइम जब इस तरह से बोलेगा तो उसका ये मीनिंग होता है एंड ये इम्प्लीकेशन होता है। तो इस तरह से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स धीरे 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 रेक्टिफाई होते होते कम होना स्टार्ट होंगी कि हमें हमारी मिस्टेक्स पता चल जाए। वो कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक्स अगर नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे तो कोई नई मिस्टेक भले ही हो जाएगी, बट अगर हम सारी मिस्टेक्स को एक जगह कंपाइल कर लेंगे तो धीरे धीरे वो मिस्टेक्स होना कम हो जाएंगे। थर्ड टाइप ऑफ मिस्टेक जो मैंने कहा था कि हम क्वेश्चन शायद कर सकते थे अगर थोड़ा टाइम दे पाते, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के फेलियर की वजह से हम उनको सफिशिएंट टाइम नहीं दे पाए। तो दैट मीन्स अपने पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी में टाइम मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड फॉर दैट अ सिंपल स्ट्रैटेजी इज़ कि हर सब्जेक्ट को 2 बार में अटेम्प्ट करा करो। 2 अटेम्प्ट में मतलब पहले लाइन से क्वेश्चन करने हैं। आई एम नॉट सेइंग कि पहले सिर्फ क्वेश्चंस की रीडिंग लगा के छांट लो, जैसे बोर्ड एग्जाम्स में सजेस्ट किया जाता है कि सेलेक्ट दोज क्वेश्चंस जो कि ईजी लग रहे हैं। आप लाइन से क्वेश्चन सॉल्व करो, बट फर्स्ट अटेम्प्ट में सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को करो जो आपको ईजी लग रहे हैं एंड लीव दोज क्वेश्चंस जो लेंदी या डिफिकल्ट लग रहे हैं फॉर सेकेंड अटेम्प्ट। ऐसे करते करते आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच जाओ एक सब्जेक्ट के। देन व्हेन यू हैव अगर टाइम बचा है 1 घंटे में थोड़ा सा, एक सब पर सब्जेक्ट 1 आवर होता है अपने पास, तो हमारे फर्स्ट अटेम्प्ट इजी क्वेश्चंस करने के बाद जो भी टाइम लेफ्ट है इन 1 आवर, उस टाइम में जो क्वेश्चंस अपने को थोड़े से डिफिकल्ट लगे थे उनको करने की कोशिश करो। तो ये पेपर के एंड में क्या होगा, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि कोई क्वेश्चन हो सकता था बट टाइम की कमी के कारण मैं जल्दबाजी में कर रहा था, दैट इज़ वाई मैं नहीं कर पाया। तो ये वाली जो एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, ऑब्वियसली देयर आर मेनी थिंग्स अदर देन दिस, लेकिन तीनों सब्जेक्ट को इंडिविजुअली 2 अटेम्प्ट्स में करना है। फर्स्ट इजी एंड टाइम बचता है 1 घंटे से पहले का थोड़ा सा टाइम अगर बचता है तो उस टाइम में जो और फर्दर क्वेश्चंस आप करना चाहते हो वो उस सब्जेक्ट के करो। 1 घंटे पे फुल स्टॉप,
मूव ऑन टू द नेक्स्ट सब्जेक्ट, रिपीट द सेम स्टेप्स इन दैट सब्जेक्ट एंड देन थर्ड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट के दोनों अटेम्प्ट्स मतलब ईजी एंड डिफिकल्ट कर लिए और लास्ट में फिर भी टाइम बच गया, तो फिर आपकी मर्जी है कि आपको और क्वेश्चंस जिस भी सब्जेक्ट में करने की उम्मीद है कि मैं कर सकता हूँ, उस सब्जेक्ट को उठा के लास्ट के 20-30 मिनट्स में उनको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 2 अटेम्प्ट्स में करने वाली स्ट्रैटेजी को अपनाओगे तो डेफिनेटली पेपर से निकलने के बाद ये अफसोस नहीं होगा कि ये क्वेश्चन तो कर सकता था मैं, बस क्या है टाइम नहीं बचा तो जल्दबाजी में मैं उस क्वेश्चन को सोच नहीं पाया। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि टाइम इस तरह से मैनेज हो कि हमको पूरे पेपर में हड़बड़ाहट ना हो, जल्दबाजी ना करनी पड़े, क्योंकि जैसे ही जल्दबाजी होती है हम क्वेश्चन के एक एक वर्ड को केयरफुली पढ़ना बंद कर देते हैं। एंड जेईई के एग्जाम में पेपर की लैंग्वेज, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और जैसे ही हम एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना छोड़ते हैं क्वेश्चन समझ में आना बंद हो जाता है और हमें उस क्वेश्चन जितना खतरनाक है नहीं वो उतना खतरनाक लगता है। तो दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू टू अवॉइड थर्ड कैटेगरी ऑफ मिस्टेक्स। नाउ लास्टली आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट क्वेश्चंस जो आपने सही किए, नॉट मिस्टेक्स, सही तो कर दिए, उनमें भी एक चीज़ जो है वो अपन एनालाइज करके देख सकते हैं। जब आप ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए ऑनलाइन टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो वाया थ्रू मॉक टेस्ट, तो ऑनलाइन टेस्ट में इस बात का भी ध्यान देना चाहिए बिकॉज यू कैन सी कि आपने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया। तो इवन इफ आपने क्वेश्चन सही कर दिया, बट इफ़ यू सी कि उस क्वेश्चन को सही करने के लिए आपने सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम लिया है कि 10 मिनट्स लेकर किया है, 20 मिनट्स 20 मिनट्स तो मोस्ट प्रोबेबली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को इतनी समझ है कि नहीं देंगे, बट 10 मिनट्स लगाने के बाद उस क्वेश्चन को सही किया, दैट मीन्स दिस शोज़ कि आपका टाइम मैनेजमेंट सही नहीं था। आपने क्वेश्चन तो कर लिया, बट अब आप सोचो कि आपके किसी सब्जेक्ट में अगर मान लो 5 में से 3 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो कि डिफ़िकल्ट हैं स्टार्टिंग में ही, और उन 3 क्वेश्चंस को आपने कर तो लिया फाइट मार के, लेकिन ऑन एन एवरेज हर क्वेश्चन को आपने 8 या 10 मिनट्स दे दिए, तो आपका आधा घंटा बीत चुका होगा और आपके 3 या 4 क्वेश्चन ही हुए होंगे। तो आपके बचे हुए आधे घंटे पे कितना प्रेशर आ जाएगा आपके ऊपर, क्यों? क्योंकि आपको लगेगा अभी तो बाकी सारे क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो आपने टफ क्वेश्चंस कर लिए, ब्रावो, वेरी गुड, लेकिन आपने बाकी के जो टेस्ट पेपर है ना उस पर अननेसेसरी प्रेशर डाल दिया अपने ऊपर कि अब मुझे फटाफट करना है। तो आगे इजी क्वेश्चंस के लिए भी टाइम नहीं बचा, तो आप जल्दबाजी में उसको करोगे, और जल्दबाजी में करोगे तो क्वेश्चंस गलत भी होंगे और कई सारे जो क्वेश्चंस हो सकते थे वो भी छोड़ने पड़ेंगे। सो दिस इज द फाइनल स्टेप दैट यू नीड टू लर्न कि व्हेन यू आर गिविंग ऑनलाइन टेस्ट, पे अटेंशन टू जो क्वेश्चंस गलत किए ना उनको भी कितना टाइम लगा दिया आपने। इफ़ अ क्वेश्चन वॉज डिफिकल्ट और आपने उसको फर्स्ट बार में उसको 10 मिनट लगा के कर दिया, तो इससे लर्निंग ये है कि उसको फर्स्ट बार में नहीं करना चाहिए था। दैट वॉज नॉट एन ईजी क्वेश्चन फॉर यू। आपको उसको सेकंड अटेम्प्ट के लिए छोड़ देना चाहिए था, आपको इजी क्वेश्चंस करने चाहिए थे। इस तरह के टाइम मैनेजमेंट की गड़बड़ी की वजह से ही हमारा पेपर बिगड़ता है और हम अपने एक्चुअल डिजर्विंग स्कोर तक नहीं पहुंच पाते। तो जो क्वेश्चन सही हुए उनमें भी देखो कि कहीं आपने ज़रूरत से ज़्यादा समय तो नहीं दिया। और ये सारी चीज़ें मैट्रिक्स में जो टॉपर्स हैं वो सारे स्टूडेंट्स को हम लोग अपनी गाइडेंस में बताते हैं कि देखो ये सारी चीज़ें ऐसे करनी चाहिए, तब जाके जो है उनका स्कोर जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जंप करता है। तो ध्यान रखो बच्चों, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई इसकी समरी यही है कि जब नंबर कम आते हैं तो स्टूडेंट सिर्फ यही पूछते हैं, टीचर से आके भी पूछते हैं, अपने आप से भी पूछते हैं कि मैं और क्या पढूं, और कौन सा फॉर्मूला रट लूं, कौन सी और किताब लगा लूं, और कितने क्वेश्चंस कर लूं जिससे कि मेरे नंबर बढ़ जाए। वो ये इंपॉर्टेंट स्टेप छोड़ देते हैं कि जहाँ पर ये तो पता चले कि नंबर कम आने के पीछे रीज़न क्या है। तो नंबर और बढ़ाने का हमेशा सिर्फ एक ही सोल्यूशन नहीं होता कि अपन और क्वेश्चंस कर लें और किताबें लगा दें और हज़ारों क्वेश्चन कर लें। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जो किया हुआ है उसमें मिस्टेक्स तो पता चले। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि वर्क अपने को मेहनत करनी कहाँ पर है, गड़बड़ कहाँ हो रही है, और ये टेस्ट सबसे अच्छा जरिया होता है अपने को वो आइडेंटिफाई करने का। तो इस पर काम करो और बहुत ही ध्यान से अपने पेपर के एनालिसिस वाले स्टेप को बिल्कुल भी मिस करे बिना इसको अपनी प्रिपरेशन का हिस्सा बनाते आगे बढ़ो। थैंक यू।